नमस्कार साथियों, कोशिका के चल रहे थे। ठीक है, तो देखो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, आज जो हम समझेंगे वो समझेंगे क्या, केंद्रक के बारे में। ठीक है, केंद्रक। तो देखो जरा, हमने अभी कोशिका में जो पढ़ रखा है वो ये पढ़ रखा है कि पूरी कोशिका है और इस पूरी कोशिका के अंदर क्या होता है, ये जीवद्रव्य भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है और अंदर तक ये साइटोप्लाज्म होता है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो एक क्या होता है, इसके अंदर केंद्रक होता है। ठीक है, ये केंद्रक होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने देखा कि किसी जीव द्रव्य को दो भागों में बांट देते हैं। एक को कहा जाता है कोशिका द्रव्य, जो कहाँ तक होता है, केंद्रक कला और कोशिका झिल्ली तक। और इसके बाद इसके केंद्रक कला के अंदर का जो मटेरियल होता है, या हम कहें कि जो अंदर का जो जीव द्रव्य होता है उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है क्या, केंद्रक द्रव्य। यानी केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है जीव द्रव्य उसको कहा जाता है क्या, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, तो ये जो केंद्रक द्रव्य है, तो अभी हमने इस कोशिका के द्रव्य में, या हम कहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने अंग हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, जिनमें लाइसोसोम है, जिसमें गोल्जिकाएं है, जिसमें रिक्तिकाएं हैं, वैक्यूल्स हैं, जिनमें प्लास्टिड्स हैं, ये चीजें हमने समझ ली थी। अब हम आ गए हैं काय के पास, केंद्रक के पास। तो अब हम समझेंगे केंद्रक के बारे में। ठीक है, तो देखो जरा, अब हम समझते हैं केंद्रक। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो केंद्रक को हम पढ़ने जा रहे हैं, इस केंद्रक के बारे में हमें ये जान लेना जरूरी है, जो हमने पहले भी देखा है। तो देखो, केंद्रक के बारे में क्या जानना जरूरी है। पहली बात तो ये कि जो केंद्रक है, ये केंद्रक यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलता। मतलब जो अविकसित सेल हैं, या फिर कहें कि जो शुरुआती जो प्राप्त जो क्या नाम से कोशिकाएं हैं, प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के अंदर ये केंद्रक क्या होता है, नहीं मिलता है। तो पहली बात तो ये कि जो केंद्रक है, ये केंद्रक किसमें मिलता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी विकसित कोशिका के अंदर ये क्या मिलता है, केंद्रक मिलता है। पहली बात। दूसरी बात, तो इसका मतलब क्या, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये प्रेजेंस होता है किसमें, तो हम कहेंगे कि ये क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, पाया जाता है। या फिर हम कहें कि ये किसमें पाया जाता है, विकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, तो देखो जरा, विकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो विकसित कोशिकाएं हैं, इन विकसित कोशिकाओं में प्लांट सेल यानी पादप कोशिका भी आती है, और इन विकसित कोशिकाओं में क्या आती है, जंतु कोशिका भी आती है। दोनों कोशिकाएं काय के अंदर आती हैं, विकसित कोशिका के अंतर्गत आती हैं। अब ये जो जंतु कोशिकाएं हैं, तो ये नहीं है कि सभी क्या नाम से जंतुओं की कोशिकाओं में केंद्रक होगा, ये नहीं है। तो आपको याद रखना है कि एक तो आंख का जो रेटिना है, आंख का रेटिना, उसकी जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में ये केंद्रक नहीं होता। दूसरी बात, जो हमारी बाह्य त्वचा है, जो हमारी क्या है, बाह्य त्वचा है, तो बाह्य त्वचा की जो क्या नाम से कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में भी क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। और इसके अलावा जो स्तनधारी हैं, ममेलियाज हैं, स्तनधारी जो हैं, ठीक है, तो जो स्तनधारी हैं, इन स्तनधारियों की RBC में भी ये केंद्रक नहीं होता। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि जो केंद्रक है, वो केंद्रक पहली बात तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं है। दूसरी बात क्या है, विकसित कोशिका के अंदर है। विकसित कोशिकाएं पादप भी हैं, विकसित कोशिकाएं जंतु भी हैं। पादप विकसित कोशिकाओं में होगा, जंतु विकसित कोशिकाओं में भी होगा, लेकिन आंख की रेटिना की कोशिकाओं में नहीं होगा, बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में ये नहीं होगा, स्तनधारियों की RBC में ये केंद्रक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अपवाद है, यहाँ पर अपवाद है क्या, एक है क्या, ऊंट, ठीक है, और क्या है, लांबा। ये दो ऐसे ममेलियाज हैं जिनकी RBC में केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, पहली बात। ठीक, अब देखो जरा, इस केंद्रक में, ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक से एक नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और वो नाम क्या है, वो नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। वो नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। तो देखो, ये जो रॉबर्ट ब्राउन है, इस रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, केंद्रक की खोज की थी। और ये जो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, वो किसमें की थी, शैवाल में।
वो किसने की थी? सहवाल में क्या की थी? केंद्रक की खोज की थी। और जो सहवाल का नाम है वो है क्या? एसिटोबुलेरिया। क्या नाम है? एसिटोबुलेरिया। तो एसिटोबुलेरिया नामक क्या नाम से सहवाल के अंदर क्या की थी? केंद्रक की क्या की गई थी? खोज की गई थी। ठीक है। अब इस केंद्रक के अगर हम कार्य देखें कि इस केंद्रक के कार्य क्या हैं, केंद्रक के क्या कार्य क्या है, तो देखो जरा केंद्रक का कार्य क्या है, आप एक शब्द में समझ लो कि इसको कहा जाता है सेंट्रल रूम ऑफ सेल। यानी इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल रूम है किसका? सेंट्रल रूम ऑफ सेल। मतलब ये एक क्या है? सेंट्रल रूम में केंद्रीय कक्ष है किसका? कोशिका का। जो क्या करता है? कोशिका विभाजन को, ठीक है, कोशिका की वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? केंद्रक। और कोशिका के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाओं को का नियमन करता है। कौन? केंद्रक। इसका मतलब हम ये माने कि जो केंद्रक होता है ये मस्तिष्क है किसका? कोशिका का। तो आपको याद रखना है, एक टर्म तो ये याद रखना है, और दूसरी ये कि इसको कहा जाता है हेड ऑफ क्या नाम से? सेल। या फिर कहें कि मस्तिष्क कहा जाता है किसका? कोशिका का। तो कोशिका का मस्तिष्क है। मस्तिष्क है किसका? कोशिका का। तो एक ये याद रखना है, कोशिका वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कोशिका विभाजन को क्या, या फिर हम कहें कि कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? केंद्रक। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। अब अगली बात ये कि ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के 4 भाग हैं। इस केंद्रक के क्या है? 4 भाग हैं। वो पहला भाग है क्या? पहला भाग है केंद्रक कला। पहला भाग क्या है? केंद्रक कला। इसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसका पहला भाग है। ठीक है, अब देखो दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है क्या? दूसरा भाग है केंद्रक द्रव्य। क्या? केंद्रक द्रव्य, इसका दूसरा भाग है। तीसरा भाग क्या है? तीसरा भाग है केंद्रिका। तीसरा भाग क्या है? केंद्रिका। और जो चौथा भाग है, वो चौथा भाग क्या है? वो चौथा भाग है क्या? केंद्रिका के बाद क्रोमेटिड। ये क्या है? इसके केंद्रक के 4 भाग हैं। आपको याद रखना है कि केंद्रक के कितने भाग हैं? तो केंद्रक के भाग हैं 4। एक केंद्रक कला, दूसरा क्या है? केंद्रक द्रव्य, तीसरा क्या है? केंद्रिका, चौथा क्या है? क्रोमेटिड। केंद्रक कला का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक द्रव्य का मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका का मतलब न्यूक्लियोलस, और क्रोमेटिड ही है। ठीक है, इसकी चर्चा अपन आगे करते हैं। तो ये केंद्रक के क्या है? 4 भाग हैं। ठीक है, अब देखो जरा अपन यहाँ पर चित्र बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो ये है क्या? आपका केंद्रक। ठीक है, केंद्रक है काय के अंदर? कोशिका के अंदर। जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो हमने सिर्फ केंद्रक बाहर ले रहे हैं। तो ये है क्या? केंद्रक। ठीक है, तो इसकी जो रचना होती है वो कैसी होती है? दोहरी होती है। कैसी होती है? दोहरी रचना होती है इसकी। मतलब इसके ऊपर जो झिल्ली है, वो झिल्ली कैसी होती है? दोहरी क्या होगी? झिल्ली होगी। ठीक है, तो देखो ये मैं इसको इस तरीके से, ये दोहरी झिल्ली होती है, इसकी कुछ ऐसी क्या होती है? रचना होती है। ठीक, ऐसी क्या होती है? इसकी रचना होती है। ठीक, इसको कहा जाता है क्या? तो देखो इसको कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। इसको क्या कहा जाता है? केंद्रक झिल्ली। तो देखो ये है केंद्रक झिल्ली, या फिर इसको कहें कि ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जैसे कोशिका के बाहर, पादप कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति थी, सबसे बाहरी परत। जंतु कोशिका के बाहर क्या थी? कोशिका झिल्ली थी। वैसे ही केंद्रक की जो चारों तरफ से जो सुरक्षा प्रदान करती है, उसको क्या नाम दिया गया है? केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और देखो ये जो बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, ये जो देखो मैं इसको ब्लू से कर रहा हूं, देखो ये जो स्पेस है, ये स्पेस, ठीक है, ये खाली जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को बोला जाता है पेरी, या फिर हम कहें पेरी न्यूक्लियर क्या कहा जाता है? इसको स्पेस कहा जाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, या फिर इसको हिंदी में कहा जाता है क्या? परिकेंद्रकीय
परिकेंद्रकीय अवकाश, इसको क्या कहा जाता है? परिकेंद्रकीय अवकाश, या फिर क्या कहा जाता है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। मतलब ये कि जो दोहरी है, अभी मैंने कहा केंद्रक झिल्ली कैसी है? दोहरी है। तो एक केंद्रक झिल्ली ये, एक केंद्रक झिल्ली ये, तो ये दो झिल्लियां हैं, बीच में क्या है? खाली जगह है। जो बीच में खाली जगह है, इस खाली जगह को पेरीकेंद्रकीय क्या कहा जाता है? अवकाश कहा जाता है। या फिर इस खाली जगह को क्या कहा जाता है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। और इसमें जो मैं डॉट डॉट बना देता हूं, इसमें जो खाली खाली क्या नाम से डॉट्स पाए जाते हैं, इन डॉट्स को जो डॉट्स का मतलब जो छिद्र है, उनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर्स बोला जाता है। क्या? न्यूक्लियर पोर्स बोला जाता है, या इनको बोला जाता है केंद्रकीय छिद्र, या इनको क्या बोला जाता है? केंद्रकीय छिद्र बोला जाता है। ठीक है, तो देखो इसको जो हम, अगर आपसे ये पूछा जाए कि केंद्रक झिल्ली जो दोहरी परत है केंद्रक झिल्ली की, तो बीच वाला जो खाली स्थान है उसको क्या बोलते हैं? तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस या फिर परिकेंद्रकीय अवकाश बोला जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि केंद्रक झिल्ली के चारों तरफ जो छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को क्या बोला जाता है? तो न्यूक्लियर पोर्स बोला जाता है, या केंद्रकीय क्या बोला जाता है? छिद्र बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो केंद्रक झिल्ली है, ये जो केंद्रक झिल्ली है, इस केंद्रक झिल्ली से एक नाम जुड़ा है ओ हटविंग का। किसका नाम जुड़ा है? ओ हटविंग का। तो ओ हटविंग ने क्या किया था? केंद्रक झिल्ली की क्या की थी? खोज की थी। किसने? ओ हटविंग ने। और ये जो केंद्रक झिल्ली बनी होती है, ये केंद्रक झिल्ली काय की बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये केंद्रक झिल्ली काय की बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। क्या? केंद्रक झिल्ली। तो ओ हटविंग ने क्या किया? ओ हटविंग ने इसकी खोज की, और लाइपोप्रोटीन की बनी होती है क्या? केंद्रक झिल्ली। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि देखो ये जो केंद्रक झिल्ली है, हमने जंतु कोशिका में इसको देखा कि केंद्रक झिल्ली में जो पारगम्यता है वो 3-4 प्रकार की हमने वहां पर देखी। उनमें से एक पारगम्यता थी क्या? वर्णात्मक पारगम्यता। तो ये भी कैसी होती है? वर्णात्मक क्या होती है? पारगम्य होती है। वर्णात्मक पारगम्य है ये झिल्ली। ठीक है, तो वर्णात्मक पारगम्य का मतलब क्या है? वर्णात्मक पारगम्य का मतलब है कि ये सिलेक्टिव क्या होती है? मतलब इसमें से जो आर पार चीजें जाएंगी, चयनात्मक, जिसको अपन ने शब्द प्रयोग किया था चयनात्मक या वर्णात्मक, जिसको अर्ध पारगम्य झिल्ली कह रहे थे हम, तो वैसी ये वाली झिल्ली होती है। और इसी झिल्ली के माध्यम से क्या होता है? ये वाला जो पदार्थ है किसका? अंदर का, हम ये कह सकते हैं कि इससे क्या होता है? केंद्रक झिल्ली के माध्यम से जो कोशिका द्रव्य है, वो कोशिका द्रव्य काय की केंद्रक द्रव्य और केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य के बीच आदान प्रदान का काम करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। ठीक है, अगली बात, जो कोशिका झिल्ली होती है, तो जब ये कोशिका विभाजित होती है, कोशिका का जब क्या होता है? विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय ये क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। छींक आ रही थी, चली गई। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय ये क्या होती है? चली खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या? कोशिका झिल्ली। तो देखो जरा, कोशिका झिल्ली के बारे में आपको बस केवल इतना ही याद रखना है कि कोशिका झिल्ली की जो खोज की थी वो ओ हटविंग ने की थी। ये जिस प्रोटीन की बनी होती है उसे कहा जाता है लाइपोप्रोटीन। और ये क्या होती है? वर्णात्मक पारगम्य होती है, या फिर कहें चयनात्मक होती है, या फिर कहें क्या होती है? सिलेक्टिव होती है। जो क्या करती है? कोशिका द्रव्य, क्योंकि इसके बाहर वाले जीव द्रव्य को क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच आदान प्रदान का कार्य करती है कौन? क्या नाम से? केंद्रक झिल्ली। अब देखो ये जो बाहरी परत है, इस बाहरी परत के बाहर क्या होता है? कुछ इस तरीके की क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। इस तरीके की क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। ठीक है, और ये वाली जो संरचना है, इस संरचना को क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो क्या नाम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो बाहरी परत होती है, उस बाहरी परत पर होती है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या हम कहें कि जो ईपीआर है, और वो भी कौन सी है? ये रफ वाली ईपीआर है। कैसी? रफ। मतलब रफ क्यों है? क्योंकि इस पे क्या है? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है,
तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या हम कहें कि अल्फा प्रतंबीय जालिका है, ये केंद्रक झिल्ली की जो दोहरी झिल्ली है, तो आंतरिक में नहीं बाहर पर क्या होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हुई काय की कोशिका झिल्ली की। अब देखो कोशिका झिल्ली के अंदर भरा होता है क्या, द्रव्य। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या भरा हुआ है, जीव द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, तो देखो कोशिका झिल्ली के अंदर क्या भरा हुआ है, एक जीव द्रव्य भरा हुआ है। अब ये जीव द्रव्य में और उस जीव द्रव्य में अंतर ज्यादा नहीं है, मतलब ये कि ये जो जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य वही जीव द्रव्य है जो जीव द्रव्य हमें कोशिका के अंदर मिलता है। या 70% क्या होती है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है। 70% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद प्रोटीन के बाद इसमें क्या मिलता है, तो इसमें मिलता है क्या, डीएनए इसमें मिलता है। ठीक है, डीएनए इसमें मिलता है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, आरएनए मिलता है। इसमें क्या मिलता है, आरएनए मिलता है। और इसके साथ साथ इसमें अगर देखें हम डीएनए और आरएनए के साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी इसमें मिलते हैं। तो देखो एंजाइम्स भी है इसमें। ठीक है, तो देखो एंजाइम, ठीक है, एंजाइम है इसमें। एंजाइम के साथ साथ क्या पाया जाता है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ इसमें मिलते हैं। तो देखो जरा, खनिज पदार्थ इसमें मिलते हैं। खनिज पदार्थ के साथ साथ अगर देखा जाए तो इसमें क्या मिलता है, फास्फोलिपिड्स भी मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं, फास्फोलिपिड्स भी इसमें क्या होते हैं, मिलते हैं। तो देखो 10% तो इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। आरएनए की अगर बात करें तो 2 से लेके कितने प्रतिशत मिलता है, 2 से लेके 3% इसमें क्या मिलता है, आरएनए मिलता है। कुछ मात्रा में क्या मिलता है आपको, और जो फास्फोलिपिड्स होते हैं वो फास्फोलिपिड्स भी इसमें मिलते हैं हमें, क्या, फास्फोलिपिड्स। और ये फास्फोलिपिड्स जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 2 से लेके 5% मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें कि इसका केंद्रक द्रव्य का, ये केंद्रक द्रव्य का क्या होता है, रासायनिक संगठन होता है। ठीक है, तो केंद्रक द्रव्य है। केंद्रक द्रव्य क्या है, केंद्रक, ये आपका केंद्रक द्रव्य है। ठीक है, ये केंद्रक द्रव्य हो गया। अब देखो ये जो केंद्रक द्रव्य है, इसी केंद्रक द्रव्य, ये जो केंद्रक द्रव्य है, ये वो केंद्रक द्रव्य है, मैंने फिर से बताया कि जीव द्रव्य ही है। मतलब ये कि अगर इसका प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, एंजाइम, खनिज पदार्थ और फास्फोलिपिड्स भी इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसका जो केंद्रक द्रव्य है, इसी केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके से धागे क्या होते हैं, बिखरे हुए पड़े होते हैं। ठीक है, ये जो धागे बिखरे हुए पड़े होते हैं, इन धागों को, जो धागे बिखरे हुए पड़े हैं, तो देखो ये केंद्रक द्रव्य तो क्या हो गया, दूसरा भाग हो गया। केंद्रक द्रव्य क्या हो गया, दूसरा भाग हो गया। अब देखो जो तीसरी बात है, वो तीसरी बात क्या है, वो तीसरी बात ये है कि इसमें जो मिलते हैं, तीसरा भाग है, उसको कहा जाता है क्या, क्रोमेटिन। क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन। तो देखो जरा, जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन क्या है, ये क्रोमेटिन जो है, इस क्रोमेटिन, ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या होता है, धागे नुमा एक क्या होता है, जाल होता है, जो एक दूसरे के ऊपर धागे के रूप में पड़े होते हैं। ये महत्वपूर्ण भाग है किसका, केंद्रक द्रव्य का। केंद्रक द्रव्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग हम ये कह सकते हैं कि केंद्रक जो द्रव्य है, तो केंद्रक द्रव्य का सबसे क्या है, ये महत्वपूर्ण भाग है। सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्या, आपका क्या, क्रोमेटिड से आकर कहें क्या, क्रोमेटिन। और ये जो क्रोमेटिन है, यही क्रोमेटिन क्या होते हैं, जब कोशिका विभाजित होती है, जब कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है, जब कोशिका का क्या नाम से विभाजन होता है, तो यही क्रोमेटिन बदल जाते हैं किसमें, गुणसूत्रों में। यही क्रोमेटिन क्या में बदल जाते हैं, गुणसूत्रों में। यानी कोशिका विभाजन के समय जो क्या नाम से क्रोमेटिड हैं, ये क्रोमेटिड क्या में बदल जाते हैं, गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। और ये जो गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, ये गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, आपको पता है, आनुवांशिक लक्षणों का क्या कहा जाता है, इनको वाहक कहा जाता है, किनको, गुणसूत्रों को। तो जो क्रोमेटिड्स हैं, ये कोशिका विभाजन के समय बदल जाते हैं किसमें, गुणसूत्रों में। कौन, क्रोमेटिड्स, धागे। ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ये क्रोमेटिड्स काय में मिलते हैं, ये क्रोमेटिड्स हमें मिलते हैं किसमें, केंद्रक द्रव्य के अंदर। अब देखो ये जो गुणसूत्र हैं, इस गुणसूत्रों को लेकर एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, वो देखो जरा क्या, अभी गुणसूत्र क्या है, ये चर्चा आगे करेंगे हम, लेकिन यहाँ थोड़ी सी संरचना देखे लेते हैं गुणसूत्रों की। तो देखो जरा, इस तरीके से क्या होती है, गुणसूत्रों की क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, अब देखो जरा, ये जो गुणसूत्र हैं, यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बड़े ध्यान से इनको देखना है। देखो जरा,
यहाँ पर ये क्या पाया जाता है, इसके ऊपर एक आवरण है। जिस तरीके से काय के ऊपर आवरण है, हमारे पास कोशिका झिल्ली के ऊपर आवरण है, और आवरण है किसके ऊपर, केंद्रक के झिल्ली के ऊपर, वैसे यहाँ भी क्या है, एक आवरण है। और इस आवरण में देखो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से झिल्ली को अलग कर रहा हूँ, फिर इस तरीके से, तो ये क्या है, ये है क्या, गुणसूत्र। अब यहाँ पर जो गुणसूत्र है, इसके अंदर भी क्या भरा होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। इसके अंदर भी क्या भरा होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं क्या, तो देखो वो प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि यहाँ पर इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर, यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर बोला जाता है। अब देखो सेंट्रोमियर किसको कहते हैं, जहां पर दो क्रोमेटिड आकर मिलते हैं, जहां पर दो क्रोमेटिड आकर मिलते हैं उस जगह को बोला जाता है क्या, सेंट्रोमियर। और जहां पर इस तरीके का जो उभार पाया जाता है, इस उभार को बोला जाता है सैटेलाइट। इस उभार को क्या बोला जाता है, सैटेलाइट। पूछा जा सकता है आपसे कि गुणसूत्रों पर जो उभरी हुई संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उस उभरी हुई संरचना को बोला जाता है क्या, सैटेलाइट। ठीक है, और जहां पर दो क्रोमेटिड, ये मैंने देखो डॉट लगा रखा है, इस डॉट का मतलब है कि ये दो क्रोमेटिड क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो ये जो दो क्रोमेटिड यहाँ पर जुड़ते हैं उस जगह को बोला जाता है क्या, सेंट्रोमियर। और इसका जो सबसे अंतिम छोर होता है, इसका जो सबसे क्या होता है, अंतिम छोर होता है, उसको बोला जाता है टेलोमियर। ठीक है, जो क्या है, सबसे अंतिम छोर है। ठीक है, तो जो अंतिम छोर है उस अंतिम छोर को बोला जाता है टेलोमियर, इसको बोला जाता है। ठीक, तो आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सैटेलाइट क्या है, टेलोमियर क्या है, आपसे पूछा जा सकता है क्या नाम से आपका ये क्या नाम से, सेंट्रोमियर क्या है। ठीक, तो ये आपसे सेंट्रोमियर और ये पूछे जा सकते हैं। अब ये जो क्रोमेटिन होते हैं, ये जो क्रोमेटिन होते हैं, ये तो बात है किसकी, गुणसूत्रों की। और गुणसूत्रों का नाम यहाँ पर देख लो आप जरा, गुणसूत्र की जो खोज की थी वो खोज, देखो यहाँ पर दो नाम है, एक नाम है कौन, स्ट्रांसबर्गर। यहाँ पर एक नाम है क्या, स्ट्रांसबर्गर। देखो एक नाम है क्या, स्ट्रांसबर्गर, और दूसरा जो नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो है क्या, वाल्डेयर। ठीक है, एक स्ट्रांसबर्गर है यहाँ पर नाम, और एक क्या है, वाल्डेयर है। तो जो स्ट्रांसबर्गर है, स्ट्रांसबर्गर ने खोज की, और वाल्डेयर ने इसको क्या किया, क्रोमोसोम नाम दिया, या फिर कहे कि गुणसूत्र क्या दिया, नाम दिया। तो याद रखना है स्ट्रांसबर्गर का नाम और याद रखना है वाल्डेयर का नाम। वाल्डेयर ने इसको गुणसूत्र नाम दिया और स्ट्रांसबर्गर ने क्या की, इसकी खोज की, किसने, किसकी, गुणसूत्रों की। ठीक है, तो ये टॉलीमियर सबसे ऊपरी छोर, सबसे लास्ट छोर टॉलीमियर होता है, सैटेलाइट उभरा हुआ छोर होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, जहां पर दो क्रोमेटिड आगे क्या होते हैं, मिलते हैं। और एक बात और बता दें, यहाँ पर एक शब्द और देखने को हमें मिलता है, उसको कहा जाता है क्रोमिनेटा। क्या कहा जाता है, क्रोमिनेटा। और देखो ये जो क्रोमिनेटा है, ये क्रोमिनेटा क्या है, जब गुणसूत्रों का द्विगुणन होता है तो द्विगुणन के बाद जो पुत्री क्या नाम से गुणसूत्र बनते हैं, पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जो क्या नाम से गुणसूत्र बनते हैं दो, उनको कहा जाता है क्या, क्रोमिनेटा। तो क्रोमिनेटा को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रोमिनेटा क्या है, तो जब गुणसूत्रों का, क्रोमेटिड्स का जब द्विगुणन होता है, तो द्विगुणन होने के बाद जो पुत्री कोशिकाएं जो बनती हैं, या पुत्री जो बनती हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्रोमिनेटा कहा जाता है। ठीक है, तो ये गुणसूत्र की बात हुई। अब देखो ये जो क्या नाम से क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये क्रोमेटिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक को कहा जाता है क्या, हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, एक होते हैं क्या, हेटेरोक्रोमेटिन, और एक होते हैं क्या, एक होते हैं यूक्रोमेटिन। ठीक, तो देखो जरा ये दो प्रकार के क्रोमेटिन होते हैं, एक को कहा जाता है हेटेरोक्रोमेटिन, एक को कहा जाता है क्या, यूक्रोमेटिन। जो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं ये कैसे होते हैं, गाढ़े होते हैं। ये कैसे होते हैं, गाढ़े होते हैं। ये कैसे होते हैं, संघनित होते हैं। ये कैसे होते हैं, संघनित होते हैं। ठीक है, और इनका क्या नहीं होता, इनकी गति नहीं होती काय के समय, अनुवांशिक लक्षणों को क्या करते समय आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात, इसमें क्या नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन की स्थिति भी, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, तो देखो जरा, ट्रांसक्रिप्शन भी इसमें नहीं होता। तो देखो जरा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से क्रोमेटिड्स
गुणसूत्रों का वहन नहीं करते या गुणसूत्रों को आगे नहीं पहुंचाते या वहन नहीं करते, तो हम कहेंगे हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं वो गुणसूत्रों का क्या नहीं करते, वहन नहीं करते। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कौन से क्रोमेटिड में नहीं होती, तो हम कहेंगे हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया नहीं होती। और अगर ये पूछे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एक तो क्या होता है डीएनए से डीएनए ही बनता है, इसको बोला जाता है डुप्लीकेशन, और डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से क्या नाम से जब प्रोटीन बनती है तो उसको कहा जाता है क्या, ट्रांसलेशन। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर क्या नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया नहीं होती। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, तो देखो जरा, तो डीएनए से आरएनए नहीं बनता इसमें, कैसे, डीएनए से आरएनए का क्या नहीं होता, यहाँ पर निर्माण नहीं होता। ठीक है, ये किसमें है, हेटेरोक्रोमेटिन में। जबकि यहाँ पर आए तो ये कैसा होता है, हल्का होता है, ये हल्का होता है, और इनमें क्या होती है, गति भी होती है, और इनमें ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया भी संपादित होती है, यानी डीएनए से आरएनए भी बनता है। तो ये है आपके क्या, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन का मतलब ये केंद्रक का कौन सा भाग हो गया, तीसरा भाग। अब देखो एक और भाग आता है अंदर, अब देखो वो क्या है, वो कुछ इस तरीके की संरचना होती है, गोल। ठीक है, इसको कहा जाता है क्या, केंद्रिका। इसको क्या कहा जाता है, केंद्रिका। तो देखो ये जो केंद्रिका है, इसको ये चौथा भाग है, ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, केंद्रिका कह रहे हैं। ठीक है, अब जगह नहीं बची है, मैं ऊपर लिखे देता हूं यहाँ। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, केंद्रिका बोला जाता है। तो देखो ये केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है। अब ये जो केंद्रिका है, इस केंद्रिका का निर्माण होता है कैसे, गुणसूत्रों से। ये जो गुणसूत्र हैं, इन्हीं गुणसूत्रों से क्या होता है, ये केंद्रिका का क्या होता है, निर्माण होता है। इसीलिए इसमें क्या होगा, इसमें देखो प्रोटीन भी होती है केंद्रिका में। ठीक है, प्रोटीन होती है, इसमें क्या होता है, फास्फोलिपिड्स भी होते हैं, इसमें क्या होता है, डीएनए भी होता है, इसमें क्या होता है, आरएनए भी होता है। सबसे ज्यादा जो इसमें पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद इसमें 5% क्या और मिलता है, डीएनए मिलता है, और 10% इसमें क्या मिलता है, आरएनए मिलता है। 80% इसमें क्या मिलती है, प्रोटीन। किसके अंदर, केंद्रिका के अंदर। तो केंद्रिका का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, गुणसूत्रों से होता है, और इस तरीके से इसमें क्या मिलती है, प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, डीएनए, आरएनए इसके अंदर मिलता है। ठीक है, काय के अंदर, केंद्रिका के अंदर। और ये देखो जरा आगे क्या है कि अपन ने अब देख लिया। अब अपना क्या है, अगला जो है उसमें हमें दो बातें और याद रखना है। इसमें क्या नाम से, अपनी केंद्रिका में। ठीक है, तो देखो जरा केंद्रिका में दो नाम आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है खोज किसने की, और एक याद रखना है कि नाम किसने दिया। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर जो खोज की, वो खोज किसने की, फोंटाना ने। खोज किसने की, फोंटाना ने। और जो नाम दिया वो नाम किसने दिया, बोमन ने। नाम किसने दिया, बोमन ने। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि केंद्रिका का वो जगह नहीं थी, तो मैंने उसको क्या नाम से मिटा दिया। ठीक है, जगह नहीं थी वो, तो वहां इसी वजह से आपको यह याद रखना है कि फोंटाना ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। बोमन ने इसको क्या दिया था, नाम दिया था। अगली बात, यहाँ पर अगर इसके कार्यों की चर्चा अगर हम करेंगे, कार्य क्या है, तो ये क्या करती है, एक बात तो, और इसका काम है राइबोसोम जो है, उन राइबोसोम्स का क्या करना, संश्लेषण करना इसका काम है। ठीक है, यानी राइबोसोम का ये क्या करती है, संश्लेषण करती है। दूसरी बात ये क्या करती है, आरएनए का संग्रहण करना भी इसका क्या है, काम है। किसका, इसका केंद्रिका का। ठीक है, तो राइबोसोम का संश्लेषण करना काम है, और आरएनए का क्या करती है, संग्रहण करती है। और जो समसूत्री जो विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, इस समसूत्री विभाजन में महत्वपूर्ण क्या करती है, भूमिका अदा करती है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन में। और जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इन नीचे दिख रहा है क्या, जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इन आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक मध्यस्थ का क्या करती है, ये काम करती है। ठीक है, यानी ये मध्यस्थ का काम करती है। जब हमें
जब आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उसमें मध्यस्थता का काम करती है कौन? केंद्रिका। राइबोसोम का संश्लेषण भी करती है कौन? केंद्रिका। आरएनए का संग्रहण करती है कौन? केंद्रिका। समसूत्री विभाजन के में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है केंद्रिका। इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया कोशिका के सभी अंग। ठीक है, आप सारे अंगों को ध्यान से बिल्कुल पूरे ध्यान मनोयोग से देखें। जितनी भी चर्चा हमने की है कोशिका के अंगों को लेकर उनमें से शायद ही है कुछ छूटा हो, वरना हर चीज मैंने कवर करा दी है। पूरी श्रृंखला को आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आप सारे कोशिका के अंग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कोशिका के सभी अंगों को आप पूरे ध्यान से देखें, एक सीक्वेंस से देखें, हर बात हर अंग समझ में आएगा। तब ही हमें आगे जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, कोशिका का विभाजन पढ़ेंगे, तो आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। पेपर कछु का भी हो, आप कछु की भी तैयारी कर रहे हो, सब में आपको काम आने वाला है। कोई भी चीज छूटी नहीं होगी, और फिर भी अगर छूटी है तो वो ऑब्जेक्टिव में आप देख लेना, क्योंकि मैं खुदा नहीं हूँ, जितना हो सकता है कवर करा दिया। बाकी आप लोग मेहनत करें, आप अपने क्या नाम से क्वेश्चंस को लगाएं, डाउट्स जो हो उनको अगर हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं देख लूंगा। ठीक है, उसके बाद हम उसका आंसर जो होगा देने की कोशिश करेंगे। तब तक